नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। स्मार्ट सिटी इंडिया कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश ने अपना दबदबा और अपना झंडा दोनों लहरा दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का डंका बजा है। इंदौर एक बार फिर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बना है और इंदौर लगातार मध्य प्रदेश का इस मामले में फेवरेट शहर है। इंदौर को 7 अवार्ड मिले और इन सभी में वो चैंपियन रहा। खास बात यह है कि राउंड 1 में चुनी गई स्मार्ट सिटी में इंदौर का नंबर अव्वल रहा, यानी वो पहले नंबर पर है। वहीं सभी राउंड में चुनी गई स्मार्ट सिटी श्रेणी में भी इंदौर सूरत के साथ ओवरऑल चैंपियन है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड थीम में भी इंदौर देश में नंबर 1 रहा। वहीं मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में योजना के इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन के मामले में नंबर 2 पर रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से ये परिणाम घोषित किए। ये प्रतियोगिता स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। अलग अलग श्रेणियों में स्मार्ट सिटी को उनके अलग अलग क्षेत्रों में किए गए अच्छे कामों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इंदौर के अलावा अलग कैटेगरी में प्रदेश के 4 और शहरों को भी स्मार्ट काम के लिए अवार्ड मिला है। भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर को भी इस कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। स्मार्ट सिटीज़ में इंदौर ने इस बार फिर बाजी मारी है, लेकिन भोपाल भी कहीं पीछे नहीं रहा है। भोपाल ने ग्रीन एनर्जी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए स्मार्ट सिटी सीईओ आदित्य सिंह सर हैं। सर, ग्रीन एनर्जी में हम नंबर 1 रहे हैं और क्या कुछ प्रयास करें? हमारा जो भोपाल में हमेशा से प्रयास रहा है कि इन्वायरमेंट जो भोपाल का है वो हमेशा से ही इको फ्रेंडली और हमारा जो नेचर फ्रेंडली रहे, और इसके लिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स चूज़ किए थे उसके कारण से भोपाल को ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के लिए हम लोगों को इसमें अवार्ड मिला है। फर्स्ट हैं हम इंडिया में। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पहले प्रयास किए थे उसमें सोलर के जो पैनल्स लगाए थे और जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोगों ने इन पे ट्रैकिंग करके जो फ्यूल हमारा कैपेसिटी मतलब कंजम्पशन कम किया था उसके कारण मिला था। फ्यूचर में हम लोग ई बाइक सिस्टम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें ई बाइक्स के माध्यम से आप इलेक्ट्रिक बाइक्स में करेंगे जिसमें फ्यूल का कोई कंजम्पशन नहीं है। अदर देन दैट वी आर ऑल्सो हैविंग कार्बन क्रेडिट स्टडी, जिसमें कि कितना हम कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं, उससे हम इवन मोनेटाइजेशन में भी जाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉरिडोर बना रहे हैं, जो ई चार्जिंग कॉरिडोर्स हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करेंगे। सर, ग्रीन एनर्जी में तो देखा है हमने बहुत के बाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी इंदौर ने अपना दबदबा कायम किया है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कैसे ये इंदौर ने एक नया कीर्तिमान रचा है इस पर बात करेंगे। सांसद जी, पहले तो बहुत सारी बधाई। और किस तरीके से स्मार्ट सिटी में भी इंदौर ने दबदबा यहाँ पर कायम किया है? देखिए, इंदौर हमेशा जब भी कोई नवाचार करते हैं तो सब मिलके करते हैं। मुझे ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर जो स्वच्छता की बात की थी, तब इंदौर के लोगों ने पहले वर्ष से ही स्वच्छता में नंबर 1 आने का संकल्प लिया और पूरा किया। एक बार नहीं, लगातार 4 बार, 5वीं बार भी आने की संभावना है। हम देखें रीडेंसिफिकेशन के माध्यम से जो बड़ी राशि हमको मिल रही है, उससे उस प्रोजेक्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो इंदौर ने नई चीज़ें उसमें जोड़ी है। तो ये नवाचार, और उसके बाद स्मार्ट सिटी में हमने देखा 56 दुकान हो, दूसरे जगह हो, कला संस्कृति हो, हमने देखा छतरियों का उद्धार किया, मराठी स्कूल का किस प्रकार काम चल रहा है, राजवाड़े का काम चल रहा है, गोपाल मंदिर का काम चल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो ये काम किया है, ये देश में एक मिसाल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5वीं बार शिवराज, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यह दावा हमारी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये हमारा दावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयानों पर गौर करें तो इशारा इसी तरफ है कि 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी का चेहरा होंगे। जंबो कार्य समिति की पहली बैठक में मुरलीधर राव के बयान के और मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार को हुई ST/SC मोर्चा की बैठक में भी चुनावी मंथन हुआ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट है। शिवराज पर सारी अटकलें हवा, सीएम भी शिवराज, चेहरा भी शिवराज। पार्टी ने अब चुनाव पर किया फोकस, कांग्रेस के वोट बैंक पर चौकस। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज को लेकर जो मीडिया परसेप्शन चल रहे थे
उनकी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने हवा निकाल दी। राव ने सारे भ्रम दूर करते हुए कयासों से पर्दा उठा दिया। जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले दिनों कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, मुझसे भी लोगों ने पूछा और फोन किए, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने मीडिया मैनेजमेंट या परसेप्शन बनाने, लॉबिंग करने या सोशल मीडिया में चलवाने से सीएम नहीं बदले जाते। बीजेपी में चीजों को बदलने की एक पद्धति है। मुरलीधर राव जी ने संगठन में को लेकर बात उठाई थी कि लॉबिंग में ना पड़े कुछ नेता। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, हम सब एक हैं, मुट्ठी की तरह कसे हुए बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। ये तो रही सीएम की बात, जिस पर कार्य समिति की बैठक में भ्रम दूर कर दिया गया। अब राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की बात भी आपको बता दें। उन्होंने पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी को ST/SC वर्ग अच्छा मानते हैं पर अपना नहीं मानते। मतलब SC/ST वर्ग का एक बड़ा तबका बीजेपी को अब भी वोट नहीं देता। ये मसला इतना अहम है कि इस पर दूसरे दिन यानी शुक्रवार को SC/ST मोर्चे की बैठक भी हुई। अनुसूचित जाति वर्ग में सभी जाति अपनी उपजातियां जो हैं उनके बीच सामाजिक नेतृत्व, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा करना, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री, सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है। जानकारों की माने तो दोनों ही बातें 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ती हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव भी होने हैं। बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखें तो SC/ST का बोर्ड पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। ये तबका कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका भी रहता है। ऊपर से मध्य प्रदेश में जयस जैसे संगठन भी बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी में जयस की भूमिका अहम रही थी। अगर बात शिवराज के सीएम बने रहने की करें तो SC/ST में दूसरे चेहरे के मुकाबले शिवराज ही ज्यादा स्वीकार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ट्विटर ने देश के IT मंत्री, केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को 1 घंटे में ब्लॉक कर दिया और इसकी वजह यह बताई गई कि 1 घंटे तक करीब वो ब्लॉक रहे और इसकी वजह यह बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। यानी इसके एक तरह से एक दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर 1 घंटे वो ब्लॉक किए गए। ट्विटर कॉपीराइट पॉलिसी मेंटेन करता है। इसके तहत कॉपीराइट एक्ट का बार बार उल्लंघन करने पर यूजर का अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया। रविशंकर प्रसाद ने पहले देशी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए और फिर ट्विटर के जरिए ये जानकारी शेयर की। तो क्या मायने निकालें सर इसका? जो चल रहा है विवाद, क्या वो तो कारण नहीं है? ट्विटर से टकराव मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। तो चलिए, कांग्रेस बीजेपी में कहीं दोस्ती तो नजर आई। थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरा यानी शशि थरूर का अकाउंट लॉक करने और ट्विटर नियमों का पालन जो प्रक्रिया है उसके बारे में कि कहां हमने वायलेट किया है उसका हम जवाब ट्विटर से मांगेंगे। IT मंत्री पर सोशल मीडिया कंपनी की ये कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच नए IT नियमों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस मामले में पिछले हफ्ते IT मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी भी हुई थी। समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा था कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा, हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है। इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा था कि हमारे यहाँ देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं।
तो ये संवाद बताता है कि टकराव दोनों है। देखिए क्या क्या विवाद के मसले रहे हैं ये भी समझ लीजिए। किसान आंदोलन, टूल किट मामले के बाद भारत सरकार और ट्विटर में सीधी टक्कर शुरू हुई। भारत के उपराष्ट्रपति और आरएसएस के कुछ प्रमुख ओहदेदारों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए गए। ब्लू टिक का मतलब है कि ये उसी संबंधित व्यक्ति या संगठन का अधिकृत ट्विटर हैंडल है, वो हटा लिया गया। आरएसएस के बड़े नेता सुरेश जोशी, सुरेश सोनी और अरुण कुमार के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया था और इस कार्रवाई को बहुत ही गहराई में देखने की कोशिश हुई थी भारत में। ये मसला जेरे बहस। क्या सरकार और ट्विटर के बीच टकराव का ये मसला कहां तक जाएगा? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का चालान कटने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान काटा है। दरअसल वाड्रा अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बारामूला से सुखदेव विहार स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया, जिसके चलते सुरक्षा में पीछे चल रही गाड़ी उनकी ही गाड़ी से टकरा गई। मामला सामने आया तो ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान थमा दिया। हालांकि दुर्घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर चालान काटने को आप कोई नुकसान नहीं मानते हैं तो ये आपकी मर्जी। आज आपातकाल की यानी इमरजेंसी की 46वीं बरसी है। क्या आप जानते हैं कि अपनी रूमानी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले नामचीन सिंगर और एक्टर किशोर कुमार भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें देश में इमरजेंसी के दौरान सरकार की गहरी नाराजगी का शिकार बनना पड़ा था। उस दौर में जब रेडियो मनोरंजन का, खासकर गीत संगीत का एक प्रमुख माध्यम रहा था और अभी भी है, लेकिन उस वक्त की बात ही निराली थी। किशोर कुमार करीब 3 सालों तक आकाशवाणी पर बैन रहे थे, यानी उनके गीत रेडियो प्रेमी, संगीत प्रेमी नहीं सुन सकते थे। उनकी जादुई आवाज़ सुनने के लिए संगीत प्रेमी तरस गए थे। इमरजेंसी की बेहद चर्चित घटनाओं में किशोर कुमार का रेडियो पर बैन होना शामिल था। चंद सालों पहले बंसल न्यूज़ से तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर विद्याचरण शुक्ला ने इस मसले पर बात की थी, क्योंकि यही माना गया कि ये विद्याचरण शुक्ला का ही फैसला था जिसके चलते किशोर कुमार रेडियो पर बैन कर दिए गए। श्री शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है, वो नक्सली हमले में शहीद हुए, लेकिन मानने वाले आज भी यही कहते हैं कि ये श्री शुक्ला ही थे जिन्होंने किशोर दा को इसलिए रेडियो पर बैन किया था क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के प्रचार प्रसार से जुड़े एक गीत को गाने से मना कर दिया था। किशोर दा करीब 3 साल तक बैन रहे और यह आरोप भी लगे कि उसी दौरान किशोर कुमार के मुंबई स्थित निवास पर इनकम टैक्स की रेड हुई। बंसल न्यूज़ से बातचीत में श्री शुक्ल ने किशोर कुमार पर बैन की बात मानी, लेकिन ये भी कहा कि इसमें उनकी या इंदिरा गांधी के पुत्र और उनके अभिन्न मित्र संजय गांधी की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि किशोर कुमार पर बैन का निर्णय खुद उन्हें और देश के लाखों संगीत प्रेमियों को भी खटकता रहा। 1975 से 77 में जब किशोर कुमार जी को कुछ आकाशवाणी में बैन किया गया था, ये आपका निर्णय था या आप पर दबाव था कि ऐसा करो? नहीं, वो आकाशवाणी वालों का निर्णय था, वो जान के उन्होंने किया जी। कि वो सहयोग नहीं करते थे। बहुत से जो भारत सरकार के काम होते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग काम होते थे, तो जो सहयोग नहीं करते थे उनसे सहयोग लिया नहीं जाता था। इस तरह की भावना से किया गया और उसमें मेरा कोई योगदान या संजय गांधी को योगदान नहीं था। वो हो रहा था, होने दिया, उसको रोका नहीं, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, पर हुआ। और फिर उस वक्त भी लगा मुझे, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को लगा होगा कि ये बात ठीक नहीं हुई। कोविड के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कोविड की दूसरी लहर के बाद अब सत्र जल्दी ही बुलाया जा रहा है। मानसून सत्र
विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने आज यहां इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा। छोटा सत्र है। अधिसूचना के मुताबिक सत्र के दौरान केवल 5 बैठकें होंगी। अब इसे लेकर सियासी तौर पर विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। देश भर में कोरोना के मामले में जहां कमी आई है, वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और बस्तर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नक्सलियों के गढ़ में भी कोरोना फैल चुका है। कई नक्सलियों की मौत हो चुकी है तो कई नक्सली कमांडर्स संक्रमण की चपेट में हैं। वहीं नक्सलियों के कोरोना की चपेट में आने से अब ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उधर सरकार ने नक्सलियों को हथियार डालने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज करने के लिए पेशकश करने की भी बात की है और दबाव बढ़ाने की भी कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। में फैला कोरोना, ग्रामीणों को भी संक्रमण का खतरा। बीजापुर, सुकमा और बस्तर में बढ़े केस। क्या कोरोना स्प्रेडर बन गए माओवादी? अब कोरोना की नजर नक्सलियों पर पड़ गई है। सुरक्षा बलों से लुका छिपी खेल रहे नक्सली कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। माओवादी गढ़ में फिर से संक्रमण फैलने की खबरें आ रही हैं। खबरें तो हर दिन नक्सलियों की मौत की भी हैं। कोरोना लाल आतंक के कुछ सरगना को भी निशाना बना चुका है, जिसमें हरिभूषण महिला नक्सली सारक्का शामिल है। माओवादियों के नंबर 1 कमांडर हिडमा, विनोद और सोनू जसवंत भी संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने चिंता जताई है और एहतियातन कई कदम उठाने की बात भी कही। हमारे पास उपलब्ध जानकारी अनुसार दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी अंतर्गत PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिडमा, सोनू, एवं सीनियर माओवादी कैडर्स विनोद, जयमन, नंदू और अन्य कई माओवादी कैडर अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं। इन सब जानकारी को हम तस्दीक करवा रहे हैं। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं, CPO माओवादी संगठन की कैंप्स में कोरोना का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। इस सब परिस्थिति को देखते हुए माओवादी का किसी प्रकार का रैली, जुलूस, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल न हो। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा मामले 3 जिले बीजापुर, सुकमा और बस्तर में आ रहे हैं। वहीं सरकार को चिंता इस बात की भी है कि बस्तर में ये नक्सली कहीं कोरोना कैरियर ना बन जाएं। और ये चिंता जायज भी है, क्योंकि बस्तर में नक्सली अब आम लोगों पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। बीजापुर के सरकेगुड़ा में सुरक्षा बलों के कैंप लगाने के विरोध में नक्सली प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में उनका साथ न देने वाले ग्रामीणों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक घर से कम 1 आदमी का आंदोलन में शामिल होना जरूरी किया गया है। जिस घर से कोई सदस्य नहीं आया तो उस पर 1 से 5,000 का जुर्माना वसूला जाता है। ये खुलासा IG सुंदरराज पी ने किया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सारकेगुड़ा गांव के पास पहुंच रहे हैं। ये बात भी सामने आ रहे थे, अंदरूनी इलाके में माओवादी द्वारा जो ग्रामीण के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यदि कोई ग्रामीण रैली प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा तो उनके परिजन के ऊपर 1,000 से लेकर 5,000, 10,000 तक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा इस टाइप का जो रैली जुलूस में आने इच्छुक नहीं बात रखने पर भी उनका जबरन भेजा जाने की भी जानकारी आ रहा है। इस सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे थे और भी कुछ व्यक्ति लोग द्वारा लगातार इस विषय को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का भी कार्य की जा रही है। इन सब विषय पर हम लोग लगातार निगरानी रखा हुआ, इसमें जो भी आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में नक्सलियों के साथ ग्रामीणों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। नक्सली हैं कि ग्रामीणों को रास्ता भटका रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण कोविड नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात यहीं रहे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इधर प्रशासन ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की और सरेंडर के बाद इलाज कराने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई। बड़ा सवाल यह है कि संक्रमित माओवादी मौत को गले लगाएंगे या फिर सरेंडर कर अपनी और ग्रामीणों की जिंदगी बचाएंगे। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। वो बीते दिनों की बात है जब लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वसीयत किया करते थे, पर अब ये वसीयत का ट्रेंड बदल रहा है। कम उम्र के लोग भी अब विल यानी वसीयत लिखवा रहे हैं। ग्वालियर में वसीयतों के आंकड़े पिछले सारे कीर्तिमान तोड़ रहे हैं साहब। कमाल की खबर है सर, देख भी लीजिए फिर लगे हाथों। एक जमाना था जब ऐसे बड़े बूढ़े ही वसीयतें लिखा करते थे जिन्हें जिंदगी में अपने आखिरी पड़ाव पर होने का एहसास हो जाया करता था। लेकिन सोचिए, अगर कोई जवानी में ही वसीयत के कागजात तैयार करने में जुट जाए तो इसे आप क्या कहेंगे, अक्लमंदी या फिर जल्दबाजी?
लेकिन ये सच है कि अब नौजवान भी अपनी वसीयतें लिखवा रहे हैं। शायद कोरोना काल में ये जिंदगी की अनिश्चितता का खौफ है कि आमतौर पर ग्वालियर में साल भर में होने वाली 400 वसीयतों का आंकड़ा महज 6 महीने में ही 575 हो गया है। लोगों में इस तरीके का रुझान आया है कि बाय द वे उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो कोई वसीयत के द्वारा, कोई अपना फैमिली व्यवस्थापन, कोई बंटवारा, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट करके अपनी संपत्ति का किसको क्या देना है वो सुनिश्चित करवा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में इस तरीके के डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये देखने में आया अभी तक कि जो भी वसीयत के मामले आते थे हमारे पास, वो ऐसे आते थे जो सीनियर सिटीजन के आते थे, 60 वर्ष या उससे ऊपर के अभी तक। लेकिन ये कोरोना में दूसरी लहर के बाद काफ़ी जो लोगों ने अपने पति या पत्नियों को खो दिया है, तो समाज में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। और अब ऐसे केसेस भी आ रहे हैं और ऐसी क्वेरीज भी आ रही हैं कि लोग कम उम्र में, जैसे 40, 45, 50 की उम्र में भी जो है अपने वसीयत नामा को तैयार करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आए मौत के तांडव ने लोगों की जिंदगी ही बदल कर रख दी है। कई लोगों ने हंसते खेलते परिवार को चंद दिनों में तबाह होते देखा है। लोगों को यह एहसास हो गया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शायद इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने जो कुछ कमाया या फिर बनाया, उस पर उनके मरने के बाद किच-किच ना हो। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। वाकई कमाल है सर। कोरोना तो एक कारण दिखता ही है, लेकिन एक कारण और भी दिखता है सर, और ये कारण ये है कि युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। नहीं तो आपके हमारे पिताजी और दादाजी जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे, 30, 32, 35 या 40 साल में भी वसीयत करने के लिए उनके पास क्या होता था? एक तख्त, 2-4 लकड़ी की कुर्सियाँ, एक बढ़िया साइकिल और बर्तन वगैरह। लेकिन अब इन भैया लोगों के पास फ्लैट भी है, कार भी है, बैंक में कुछ लाख रुपए भी हैं, तो वसीयत करना तो ज़रूरी है। ये दूसरा पहलू है जिसका मैंने अनुमान लगाया है। क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा आगे दौड़ गया हूँ तो। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, तो इजाज़त दीजिए। आपसे मिलेंगे कल फिर इसी वक्त, इसी मंच पर, इसी फोरम पर। नमस्कार।